हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान पैसों का लेन-देन होता है। आम तौर पर हम पूरा भुगतान एक साथ नहीं करते। पहले कुछ एडवांस दिया जाता है, जिसे एरिया के हिसाब से लोग अपने-अपने नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग इसे साई बेटा कहते हैं, कुछ लोग इसे अर्नेस्ट मनी कहते हैं, कुछ लोग इसे साई कहते हैं। एडवांस पेमेंट करने के बाद एक सेल एग्रीमेंट किया जाता है और अंत में बची हुई राशि का लेन-देन करके रजिस्ट्री कराई जाती है, जिसे सेल डीड कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि सेल एग्रीमेंट के बाद दोनों पक्षों के संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है या घट जाती है, तो कई बार बेचने वाला या खरीदने वाला अपना मन बदल लेते हैं। बेचने वाला यह सोचता है कि अब रजिस्ट्री क्यों कराऊं? दूसरी तरफ खरीदने वाला बाकी पैसे देने से इनकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ जाता है, जिससे आपराधिक मुकदमे और एफआईआर तक हो जाती है। ऐसे कई मामलों को मैंने देखा है और अक्सर वकील के रूप में भी मैं ऐसे केसों में पेश होता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर क्यों ना एक वीडियो बनाकर चर्चा कर ली जाए, और वह भी तब जबकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि प्रॉपर्टी विवादों में एफआईआर कब हो सकती है और कब नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या हुआ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रॉपर्टी विवादों और आपराधिक कानून के सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल करंट क्रंच पर। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले राधे श्याम बनाम राजस्थान स्टेट के बारे में। इसके लिए सबसे पहले इस केस के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 29 जून 2020 को दोनों पक्षों यानी कि खरीदार और सेलर के बीच में एक प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए एक सेल एग्रीमेंट हुआ। खरीदार ने तय किया कि वह जायदाद 5 करोड़ 11 लाख में खरीदेगा, और ऐसा तय करके उसने तुरंत 11 लाख रुपए एडवांस में दे दिए और बाकी 5 करोड़ रुपए अगले 18 महीने में देने की बात कही। समझौते के बाद खरीदने वाले ने धीरे धीरे भुगतान करना शुरू कर दिया, और उसका दावा था कि उसने सेल करने वाली पार्टी को लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। और जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ा, दोनों पक्षों के बीच में विवाद पैदा हो गया। प्रॉपर्टी बेचने वाला बहाना बनाने लगता है और स्पष्ट रूप से कह देता है कि वह प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, और उसके जवाब में खरीदने वाला आरोप लगाने लगता है कि बेचने वाले ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। खरीदने वाला व्यक्ति, जिसने प्रॉपर्टी की कीमत में लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था, पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज करा देता है। उसका यह कहना होता है कि प्रॉपर्टी की कुल कीमत 5 करोड़ 11 लाख रुपए की डील के तहत उसने अब तक 1 करोड़ रुपया चुका दिए हैं, और वह शेष राशि भी देने को तैयार है। लेकिन बेचने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने में टाल मटोल कर रहा है, और जिस कारण से चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है। इसलिए वह मांग करता है कि बेचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज होते ही प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति धारा 482 सीआरपीसी की दरखास्त के साथ हाई कोर्ट पहुंच जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 482 की पिटीशन तब फाइल की जाती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर प्रमाणिक रूप से अपराध का मामला ना बनती हो, और इस पिटीशन के जरिए वह एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्ष अदालत में अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट का मानना था कि बेचने वाले ने चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इसलिए एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। पर क्योंकि बेचने वाला हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं था, तो वह पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसकी दलील थी कि अगर दूसरी पार्टी ने उसे पैसे दिए भी हैं, तो यह मामला सिविल विवाद का है,
और उन्हें इसके लिए सिविल सूट दायर करना चाहिए। उसकी दूसरी आर्गुमेंट यह थी कि इस मामले में सिविल सूट पहले ही दायर किया जा चुका है, तो इस तरह से अब 406 और 420 आईपीसी के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू ही नहीं की जा सकती। उसकी तीसरी दलील यह थी कि किसी भी मामले में 406 और 420 आईपीसी के अपराध को सिद्ध करने के लिए आपराधिक इरादे यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन का होना आवश्यक है। पर क्योंकि यह मामला केवल एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन का था, उसका किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए यह मामला तो क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर आता ही नहीं। दूसरी ओर खिलदार पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि उसने प्रॉपर्टी की कीमत का एक मेजर पार्ट पहले ही अदा कर दिया है, लेकिन बेचने वाला अब प्रॉपर्टी उसके नाम करने में टाल मटोल कर रहा है। उसका आरोप था कि बेचने वाले ने जानबूझकर उसे धोखे में रखा और उससे पैसे ले लिए, और इस दलील के साथ उसने एफआईआर में जांच को जारी रखने और आपराधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग कमर्शियल ट्रांजैक्शन और क्रिमिनल लिटिगेशन इंटेंशन के बीच के अंतर को समझें। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भुगतान कर दिया है और बेचने वाले प्रॉपर्टी उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं कर रही है, तो इसका समाधान सिविल लॉ के तहत उपलब्ध है। खरीदार सिविल कोर्ट में जाकर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता है और अदालत से यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि वह बेचने वाली पार्टी को यह निर्देश दे कि वह प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दे। कोर्ट ने यह भी कहा जब सिविल रेमेडी उपलब्ध है तो आप क्रिमिनल कानून का सहारा नहीं ले सकते, और इस मामले में शिकायतकर्ता पहले ही सिविल कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर कर चुका है। परंतु इसके बावजूद भी एफआईआर केवल इसलिए दर्ज कराई गई ताकि दूसरी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म कहा। केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 406 और 420 का डिटेल से एनालाइज किया। अदालत ने कहा कि धारा 420 आईपीसी का संबंध धोखाधड़ी से है। इससे क्लियर है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट यह है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर धोखे या गलत इरादे से डिसऑनेस्टी इंड्यूस करके उससे संपत्ति प्राप्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इस मामले में कहीं भी प्रूव नहीं होता कि बेचने वाले ने जानबूझकर खरीदने वाले को धोखे में रखा या उसे धोखा देकर पैसे ले लिए, और दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से लेन देन कर रहे हैं, और इससे प्रूव होता है कि यह एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था और यहां से धोखाधड़ी या अपराध इंटेंशन का कोई सबूत ही नहीं मिलता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धारा 406 आईपीसी यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर डिटेल में चर्चा की। अदालत ने कहा कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति इंट्रस्ट की जाए और वह उसका दुरुपयोग करे, लेकिन इस मामले में कोई संपत्ति इंट्रस्ट ही नहीं की गई थी। यह केवल एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन था जिसमें एडवांस पेमेंट किया गया था, और सिर्फ एडवांस पेमेंट देना या लेना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं माना जा सकता। इन दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और दर्ज की गई एफआईआर को क्वैश कर दिया। अदालत ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस फैसले का उद्देश्य यह तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह केवल फैक्ट्स बेस्ड है कि इस विवाद को, इस लिटिगेशन को क्रिमिनल कोर्ट के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता और क्रिमिनल कार्रवाई चलाना ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।